बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल क्या रहे अब आपकी तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे जानेंगे कल आपको बाजार पर क्या खास रणनीति रखनी चाहिए। और साथ ही आज हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम आप देख पा रहे हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च हम तक पहुंचाएंगी। लेकिन सबसे पहले बाजार में आज कैसा एक्शन रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने देखा बाजार में दिन के निचले स्तरों से रिकवरी दिखी और आखिरकार सेंसेक्स निफ्टी सपाट बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 125 अंक सुधरकर 16,280 के ऊपर सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 350 अंकों की रिकवरी देखी गई और ये मामूली गिरावट के साथ 54,525 पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक में 225 अंकों की गिरावट थी और ये 35,800 के ऊपर बंद हुआ। दरअसल चीन में सख्ती बढ़ने से आज मेटल शेयरों में जोरदार एक्शन रहा। आज हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स में से रहे। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या संकेत मिले, समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 238 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज की है 206 करोड़ रुपए की खरीदारी। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज उतार चढ़ाव के बाद आखिर में आई इस रिकवरी को कैसे समझा जाए। भारतीय बाजारों में एक बार फिर से उतार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिला। शुरुआत मजबूती के साथ हुई और उसके बाद धीमे धीमे बाजार नीचे फिसलते हुए दिखे और मिड सेशन में बाजार ने एक बार 16,200 को भी निफ्टी के लेवल पर तोड़ा। लेकिन उसके बाद जो बेहतरीन रिकवरी आती दिखी और आखिरी 1 घंटे में बाजार रिकवर होकर दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुए, वो बहुत ही शानदार था। रिकवरी आई निफ्टी में, रिकवरी आई सेंसेक्स में, लेकिन रिकवरी नहीं आई बैंक निफ्टी में। थोड़ा सुधरे लेकिन उसके बावजूद 225 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद होता दिखा। लेकिन आज का इंटरेस्टिंग एक्शन, सबसे इंटरेस्टिंग एक्शन था मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। सुबह तो देखिए स्क्रीन ऐसी खराब, ऐसा लगे कि सारे स्टॉक्स लाल निशान में, कोई 5%, कोई 10%, कोई 15-20%। मिड कैप शेयरों में इतनी तगड़ी बिकवाली और सब अपने अपने अलग रीजंस निकाल रहे हैं, इस वजह से गिर गया, उस वजह से गिर गया, लेकिन बहुत तगड़ी बिकवाली थी। अच्छी बात ये हुई बाजार बंद होते होते मिड कैप शेयर भी काफ़ी रिकवर है, स्मॉल कैप शेयर भी रिकवर हुए, लेकिन फिर भी थोड़ा नुकसान था। लेकिन अच्छी बात है कि मिड कैप इंडेक्स थोड़े से नुकसान के साथ बंद हुआ। कई सारे मिड कैप शेयर भाग गए और जो अच्छी क्वालिटी के शेयर है मिड कैप्स में, वो आज अच्छे लाल निशान में भी बंद हुए। तो उतना बुरा ट्रेडिंग सेशन नहीं था जितना सुबह या दोपहर में लग रहा था। बेहतरीन रिकवरी हुई, ये कह सकते हैं। ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले थे। आज की रिकवरी के पीछे 2 बड़ी कारण थे। एक तो वैसे भी हम लाइफ टाइम हाई के आसपास हैं, तो मार्केट का सेंटीमेंट तो स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, कल के सेशन में एफआईज और घरेलू फंड की आंकड़े जो ठीक थे। और तीसरा, ग्लोबल मार्केट्स अभी भी मजबूत है। और चौथा, ये करेक्शन होने के बाद शेयर थोड़े से अट्रैक्टिव दामों पर आ गए, वहाँ से खरीदारी आप शायद कर सकते थे। इन चारों के चलते और हल्के फुल्के ओवरसोल्ड हो गए आज बाजार दिन में तेज पिटाई होने के बाद। इन सब के चलते रिकवरी आती हुई दिखी, लेकिन फाइनली एकदम सुस्त क्लोजिंग आज भारतीय बाजारों में देखने को मिली। तो हमने आज के बाजार पर एक्शन समझा, कल की तैयारी भी जानेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को भी जानते हैं। हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता है हमारे साथ। कुशल सर, बताएं आज के कारोबार में सबसे ज्यादा एक्शन कहां था, कहां पर थी मजबूती और कहां पर रही सुस्ती? जी, तो कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बाजारों में आज फर्स्ट हाफ में तो हमें गिरावट का रुझान क्लियरली देखने को मिला, खासकर अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों की बात करें। पर उसके बाद बॉटम से निफ्टी में ऑलमोस्ट 100 अंकों की रिकवरी हमें देखने को मिली। इनफैक्ट यहाँ पर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची में जो मेटल स्पेस थे, जो दिग्गज मेटल काउंटर्स थे, उनका बोलबाला था और इसीलिए टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स में दमदार तेजी का रुझान आज के सत्र में बना। गिरने वाले शेयरों में श्री सीमेंट कल भी कमजोर था और आज भी यहां पर गिरावट का रुझान बना। करीब 2-2.5% की गिरावट के साथ ये कारोबार कर रहे थे। साथ ही फार्मा सेक्टर यहां पर भी 1-1.5% इंडाइसिस के हिसाब से ये कमजोर नजर आया, जिसमें सन फार्मा जो है टॉप लूजर निकला। इनफैक्ट यहाँ पर मेटल स्पेस से और भी काउंटर्स थे जहां पर दमदार तेजी हमें देखने को मिली। इनफैक्ट वेदांता और सेल जैसे काउंटर्स तो 6% से ज्यादा की तेजी जो है आज बनाने में सफल होते हुए दिखे। इसके साथ साथ पीएसयू स्पेस में जितनी भी कंपनियां हैं वहां पर अच्छा तेजी का रुझान बना। पावर ग्रिड नतीजों का असर यहां पर था। साथ ही कच्चे तेल में जो रिबाउंड आया उस वजह से ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में भी 2% तक की तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आई। फार्मा स्पेस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सन फार्मा तो लूजर था ही,
साथ ही नतीजों के बाद लुपिन ये आज का एक्सीडेंट था, करीब 6-6.5% की गिरावट यहाँ थी। साथ ही औरोबिंदो फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर भी नंबर्स के दम पर यहाँ पर गिरावट का शिकार होते हुए दिखे। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से भी येस बैंक, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव बना। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करेंगे तो वेदांता, आशीष केलकर जी ने आपको रेकमेंड किया था। साथ ही सिमी जी का जो हिकाल का रिकमेंडेशन था 10 से 11% का दमदार उछाल यहाँ पर आता हुआ दिखा। साथ ही हिरनबा जो इंडस्ट्रीज है वो भी अविनाश जी का कॉल था। और आज का सिप स्टॉक हमने आपको रेकमेंड किया था। जुबिलेंट इंग्रेविया, यहाँ पर दमदार तेजी आज के सत्र में बनी, 10 से 12% का अपसाइड यहाँ पर हमें देखने को मिला। बट तो ओवरऑल मार्केट की जो ब्रेड्थ है वो थोड़े से रिकवरी का रुझान आज स्मॉल कैप और मिड कैप में हमें देखने को मिला। अब देखना ये जरूरी होगा कि कल जो हफ्ते की वीकली एक्सपायरी है किस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग होती है और खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप में किस तरह का रुझान कल के सत्र में बनता है। सुदीप सर आपके पास आ रहे हैं। थोड़े सुस्त बाजार लेकिन रिकवरी करने में भी कामयाब रहे। अभी फिलहाल आगे बाजार में कैसा एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए स्वाति जी, बाजार का ट्रेंड तो पॉजिटिव है और बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाजार में देखने को मिल रहा है। ये बात जरूर है कि थोड़ा बहुत ऊपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है और स्मॉल कैप, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप क्षेत्र में जो बीएससी का सर्कुलर आया उसका कुछ हद तक असर तो जरूर पड़ा है और उसके चलते थोड़ा नर्वसनेस था। पर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में ऐसा कोई शंका की बात अभी तक सामने उभर के नहीं आया है। एफपीआईज के जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी सही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज में से खरीदारी आ रही है। बाय एंड लार्ज जो आईपीओज आ रहे हैं वहां पे भी एक्साइटमेंट जारी है। तो हम लोगों को लगता है कि एक जो मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है वो बरकरार रहेगा। और अगर जो मैक्रो ट्रेंड्स की बात करें तो एक तो मॉनसून ने ठीक पेस पकड़ लिया है, सोइंग ठीक ठाक चल रहा है। उम्मीद ये है कि खरीफ जो क्रॉप जो सोइंग हो रहा है वो ठीक ठाक हो रहा है। वो बहुत मायने रखता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इन्फ्लेशन के लिए और ओवरऑल मार्केट के लिए। दूसरी बात है कोरोना में के लिहाज पे जो थर्ड वेव या डेल्टा वेरिएंट की बात की जा रही है उसमें भी ऐसा कुछ बहुत बड़ी शंका इमीडिएट फ्यूचर में दिख नहीं रहा है और वो बहुत ही पॉजिटिव है मार्केट के लिए। ये सब मिला के एक माहौल जो है मार्केट को सपोर्ट ही कर रहा है और लगता है कि ग्रेजुअली मार्केट विल कीप इंचिंग अपवर्ड। बहुत जबरदस्त कोई अपवर्ड मूवमेंट देखने की संभावना नहीं है। काउंटर स्पेसिफिक रिजल्ट के बेसिस पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। टाटा स्टील का रिजल्ट कल आने वाला है और बहुत अच्छी उम्मीद की रिजल्ट की नतीजा है, उम्मीद है। तो यहाँ पे स्टील सेक्टर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है चाइना को डेवलपमेंट्स को लेके और रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन से। ये मोमेंटम मार्केट को ऊपर ले जा रहा है और ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहेगा, यही उम्मीद है। तो बाजार के लिए पॉजिटिव मोमेंटम की पूरे आसार यहां पर नजर आ रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का भी मानना है। आगे बढ़ते हैं, टाटा स्टील की ही क्योंकि चर्चा हो रही थी, नतीजे आने वाले हैं, नतीजों का अनुमान क्या कहता है, मानसी दवे हमारे साथ है, उनसे समझते हैं। मानसी, टाटा स्टील के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए टाटा स्टील से अच्छे नतीजों का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। खासतौर से अब तक का सबसे ज्यादा कामकाजी मुनाफा दर्ज होने की उम्मीद है। जी हाँ, कामकाजी मुनाफा जो है 506 करोड़ से 17,588 करोड़ पर जाता हुआ दिख सकता है, यानी कि 35 गुना की बढ़त यहां पर देखने के अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। इसके अलावा तिमाही के दौरान लॉकडाउन और ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कतों का असर जो है वो वॉल्यूम्स पर देखने को मिल सकता है। तो वॉल्यूम की स्थिति क्या है इस पर नजर रखनी होगी। तिमाही के दौरान कर्ज में कटौती की भी उम्मीद है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि बिजनेस पर और इवेंचुअली नतीजों पर पड़ता हुआ जरूर दिखेगा। आय के फ्रंट पर करीब 130% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। 24,279 से कंपनी की आय 55,742 तक जाती हुई दिख सकती है। तो मुनाफा जो है 10,237 करोड़ का देखने को मिल सकता है। सालाना आधार पर मैं कह रही हूं, जहां पिछले साल नुकसान था इस बार मुनाफे में आता हुआ दिख सकता है। मार्जिन 2% से 31.5% पर जाते हुए दिख सकते हैं। इसी तरह तिमाही आधार पर भी नतीजे मजबूती की ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्लियरली टाटा स्टील नंबर्स की अगर बात करें, मजबूत नतीजों के अनुमान है। और बीपीसीएल के नतीजे भी आने वाले हैं, उसके अनुमान पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वरुण का रुख करते हैं। वरुण, जरा बताएं बीपीसीएल के नंबर से क्या उम्मीद है? देखिए, बीपीसीएल के नतीजे काफी हद तक कमजोर रहेंगे क्योंकि अप्रैल में लॉकडाउन था, तो उसके कारण पेट्रोल और डीजल की खपत जो है वो थोड़ी कम हुई थी, तो उसका असर जो है आपको इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा। जो ओवरऑल थ्रूपुट है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। यूटिलाइजेशन जो है
वो अभी भी 100% के आसपास रहने का अनुमान है। और पिछले क्वार्टर में देखिए तब तक कच्चे तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने मिली और उसका भी कुछ हद तक इम्पैक्ट जो है इन कंपनीज पे पड़ेगा। हालांकि याद रखिएगा इन कंपनीज ने अपने दाम बढ़ाए हैं तो कुछ हद तक मार्केटिंग मार्जिन जो है वो थोड़े हद तक सुधरते हुए नजर आ सकते हैं। और याद रखिए क्वार्टर में काफी बड़ा इन्वेंट्री गेन भी था तो उसका इम्पैक्ट भी जो है पिछले क्वार्टर में था, तो इस बार उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, तो वो थोड़ा नुकसान जो है इस कंपनी को हो सकता है। यहाँ कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसमें करीब 3.1% के आसपास की गिरावट होगी, 74,500 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। कंपनी के जो मार्जिन है 6.6% से गिर के 4.7% पे आएंगे और मुनाफा जो है उसमें भी गिरावट होगी, करीब 2,000 करोड़ के आसपास आ सकता है। जीआरएम जो है $6.6 से कम होकर करीब 4-4.5 के आसपास आ सकते हैं। तो ओवरऑल नतीजे जो है वो थोड़े बहुत कमजोर रहने वाले हैं। कुछ हद तक जो इन्वेंट्री गेन पिछले क्वार्टर्स में मिले थे वो इस बार नहीं मिलेंगे और काफी हद तक जो लॉकडाउन है उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। इसके नतीजे जो है वो थोड़े कमजोर रहेंगे। लेकिन हाँ, कंपनी की कमेंट्री पे ध्यान देना, खासकर डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन को लेकर अगर मैनेजमेंट कुछ भी कहता है तो ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। बहुत शुक्रिया वरुण, बीपीसीएल के नतीजे का अनुमान बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक्सक्लूसिव खबर का रुख कर लेते हैं। वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के लिए अच्छी खबर है और ये एक्सक्लूसिव खबर क्या है इसकी डिटेल्स लेकर हमारे साथ है हमारे सहयोगी दानिश जो लगातार इस खबर को ट्रैक करें। बताइए दानिश, क्या एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज पर फिलहाल चर्चा चल रही है और सूत्रों के मुताबिक डीओटी स्पेक्ट्रम सरेंडर नियमों में बदलाव कर सकता है। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग नियम है उसके मुताबिक आपके पास जितने भी साल बचे हैं स्पेक्ट्रम होल्डिंग के, आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। लेकिन चर्चा जो फिलहाल अभी चल रही है उसके मुताबिक जितने भी आपके साल बचे हैं आपको उसका पैसा नहीं चुकाना होगा, जितना आप पैसे दे चुके हैं उतने ही एक तरह से फुल एंड फाइनल मान लिया जाएगा। इसके अलावा यूज ऑफ स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस और लाइसेंस फी की जो परसेंटेज है उसको भी 1 से 2% कम करने की फिलहाल चर्चा चल रही है। डीओटी पूरी तरह से टेलीकॉम इंडस्ट्री की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए फिलहाल लगी पड़ी है। पीएमओ ने भी इसमें इंटरवेंशन कर दी है। बहुत शुक्रिया दानिश, वोडाफोन आइडिया से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार स्पेक्ट्रम सरेंडर नियमों में बदलाव कर सकती है जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के लिए नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का रुख कर लेते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा है हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहाँ रखी जाए? जी नमस्ते और सभी दर्शकों को भी। बजाज फिनसर्व पहला स्टॉक है, 14,500 महंगा स्टॉक है, बड़ा अमाउंट है और इसका 220 रुपए स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल खरीदें 140 रुपए पे। स्टॉप लॉस 220 रुपए पे खरीदना होगा, स्टॉप लॉस रखना होगा आपको 140 रुपए और टारगेट इसमें रहेगा 325। दूसरा है हेवेल, यहाँ पे आप 1240 की कॉल लेंगे। दोनों ही कॉलें जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये अगस्त महीने की हैं, तो 1240 की कॉल लीजिए। 35 रुपए पे स्टॉप लॉस रखेंगे, उसका 22 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 53 रुपए। तो अभी मैं अपने होटल पहुंचा हूं तो मुझे ज्यादा कल के स्टॉक्स के बारे में ध्यान नहीं है, आपका फोन आ गया तो मैं उसके अपडेट नहीं कर पा रहा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए आपने बताई, बजाज फिनसर्व और हेवल्स। अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या बनानी होगी आपको स्ट्रैटेजी। कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी और एक्शन भरपूर रहेगा दो तरीके से। पहला, ग्लोबल मार्केट से समझेंगे कि क्या कुछ होता है। अमेरिका में कल रिकॉर्ड बने, आज अमेरिकी फ्यूचर्स एकदम सुस्त है, पता नहीं कैसा ट्रेड वहां पर होगा, उसके दम पर हम कल खुलेंगे। खुलने के बाद नीचे की तरफ 16,125, 16,175 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये टूटने वाला नहीं आसानी से। 16,350 के आसपास आकर बार बार अटक रहे हैं, इसे पार करने में थोड़ी मुश्किल होगी। बैंक निफ्टी 35,600 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, 36,200 के आसपास रुकावट। ये लेवल्स हैं जिन पर हम इस वक्त देख रहे हैं। उससे पहले 36,000 हल्की सी रुकावट का लेवल। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सबसे ज़्यादा कल देखने वाली होगी, क्योंकि वायदा कारोबार की एक्सपायरी है तो उस लिहाज से तो एक्शन रहेगी इंडेक्स में, लेकिन मिड कैप शेयरों में जो रिकवरी आज शुरू हुई है दिन के दौरान से बंद होते होते, क्या वो बरकरार रह पाती है? अगर मिड कैप शेयर सुधर गए तब तो मूड माहौल वापस से चुस्त दुरुस्त, और लेकिन अगर एक दिन की रिकवरी के बाद मिड कैप शेयरों में ऊपरी स्तरों से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुई तो फिर थोड़ा सा सेंटीमेंट कमजोर रह सकता है। तो कल का सेशन इंडेक्स के लिहाज से भी और छोटे शेयरों के लिहाज से भी मेक और ब्रेक वाला होगा और उसी पर आपको करना है फोकस। आइए देखते हैं कल का ऑप्शन।
मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से करते हैं बात। चंदन जी, कल के लिए कहां पर ऑप्शन बताएंगे? जी नमस्कार। देखें, जिस हिसाब से आज बाजार में नीचे के लेवल से रिकवरी हुई, सेंटीमेंट वापस ठीक लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दो स्टॉक रडार पे, एक तो रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री, जिस हिसाब से नीचे के लेवल से काउंटर ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है और आप देखोगे यहाँ पे लगभग 2220 तक के अपसाइड बनने चाहिए। इसके लिए 2160 का कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो 20 रुपए के आसपास बंद हुआ। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पे 40 के टारगेट बन सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा वेदांता पे। आप देखोगे सारे मेटल कंपनी में बाइंग थी और वेदांता में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट विथ लॉन्ग पोजीशन देखने को मिला है। तो यहाँ पे लगभग 340-45 के अपसाइड बनने चाहिए। 330 का कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो 9 के आसपास बंद हुआ। 5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा मानना है कि 17 से 18 रुपए तक के टारगेट वेदांता के इस ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। शुक्रिया चंदन जी शो में शामिल होने के लिए। सुदीप जी, आपसे जानेंगे आपके लॉन्ग टर्म पिक्स। देखिए, पहला शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जी एंटरटेनमेंट। इस शेयर की बहुत पिटाई हुई थी पिछले करीब 1 साल से। अभी हम इसको 250 रुपए का टारगेट से 1 साल के लिए खरीदारी की निवेशक को सलाह दे रहे हैं। कुछ खास वजह है। एक तो स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग मोमेंटम आ रहा है एड रेवेन्यू ग्रोथ का, और जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जो बहुत अच्छा स्प्रेड है इनका और बहुत अच्छा क्रॉस प्लेटफॉर्म्स प्रेजेंट है, क्रॉस मार्केट्स प्रेजेंट है और बास्केट बहुत बड़ा है। तो ये एड रेवेन्यू का ग्रोथ का जो मोमेंटम आएगा वो बहुत अच्छी तरह से जी कैप्चर कर पाएगा, ये हम मानते हैं। Q1 के नतीजे अगर देखें तो जो अनुमान थे उससे थोड़ा बेहतर ही नतीजे आए हैं और आने वाले जो 2-3 क्वार्टर्स है, अगर इकोनॉमी में सुधार आ जाए जो उसकी उम्मीद सख्त है, तो वहां पे जी का बहुत फायदा होने की संभावना है। और पीयर कंपैरिजन अगर करे, बाकी प्लेटफॉर्म्स के सामने कंपेयर करे तो अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, तो यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करूंगा वो भी एक एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है, छोटे मझोले बैंक में माना जाता है, करूर वैश्य बैंक। यहाँ पे हम 60 रुपया का टारगेट रख के 9 से 12 महीने के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से होल्ड अप कर रहा है और जो पिछले क्वार्टर में हमने कोविड का सेकेंड वेव देखा है, उसके बावजूद एसेट क्वालिटी होल्ड अप कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे है कि इनका जो कैपिटल बेस स्ट्रॉन्ग है, इसके चलते ऐसे बहुत सारे झटके संभाल सकता है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है बैंक के लिए। तीसरी बात है कलेक्शंस, जो कि 95% जुलाई में इन्होंने जो सारे पोर्टफोलियो में 95% प्लस कलेक्शन देखने कर सकते हैं किया है इन्होंने। और ये अगर पीयर बैंक्स या कंपैरेटिव एनबीएफसी के तुलना में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस माना जाता है। तो ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि ये बैंक में एक पॉजिटिव मोमेंटम सा आ रहा है और पीयर कंपैरिजन में अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, तो यहाँ पे भी निवेशक बेझिझक खरीदारी कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सुदीप जी, हमारे साथ आज आप शो में शामिल हुए और तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया करेंगे। तो आज के शो में बस इतना ही।